हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम शेक्सपियर से रिवीजन स्टार्ट, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है रिवीजन। आज हम उसके आगे से पढ़ने वाले हैं। हमने 40 क्वेश्चन जिनमें हमने रिवीजन कर लिए थे, आज हम 41 से देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो एडिशन था शेक्सपियर के ड्रामास का, जिसमें एक प्ले को ओमिट किया गया था, हटा दिया गया था, उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो वो कौन सा प्ले था? मैकबेथ, पेरिकल्स, मिडसमर नाइट ड्रीम या टाइटस एंड्रोनिकस बताना है। 36 ही प्लेज जिसमें इंक्लूडेड थे, एक प्ले को एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो वो प्ले कौन सा है बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, ये रिवीजन सीरीज है तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर होगा क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। तो ये पेरिकल्स हो जाता है। ये 1823 में जब आपका 1823 में जब फर्स्ट फोलियो आता है तो उस समय तो नहीं ये पब्लिश होता है, लेकिन जब सेकंड फोलियो आता है 1832 में, वहाँ पे ये पब्लिश इसको किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और क्यों इसको हटा दिया गया था? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये शेक्सपियर का वर्क नहीं है। मतलब इसको भी एक प्ले ये था, एक प्ले और था द टू नोबल किंग्समैन, उसको भी हटा दिया गया था। शामिल उन्होंने हेमिंग्स और कॉन्डेल ने शामिल नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये दोनों प्ले पूरी तरह से इनकी रचना नहीं है, क्योंकि कोलैबोरेशन में है, इस वजह से इनको हटा दिया गया था। लेकिन फिर भी 1832 में जब सेकेंड फोलियो आया था तो लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस वर्क को, शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जिसको शेक्सपियर ने फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन के रूप में कहा है, वो कौन सा वर्क है। तो ये कब आया था? 1593 में आया था। और फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन किसे कहा गया है? वीनस एंड एडोनिस को कहा गया है। ये 1593 में ये इनका एक नैरेटिव पोएम है। और इसके साथ ये भी आई थी रेप ऑफ लुक्रीज, ये भी नैरेटिव पोएम है, बट ये 1594 में आया था, ये याद रखना है। और इसे ही शेक्सपियर ने द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन के रूप में कहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गर्टरूड अपीयर इन शेक्सपियर प्लेज। तो ये जो कैरेक्टर है ओफिलिया और गर्टरूड, ये शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होते हैं? किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो या मैकबेथ। तो गर्टरूड तो हैमलेट की मदर होती हैं, ओफिलिया बिलवेड होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हैमलेट। हैमलेट में ये दोनों कैरेक्टर हैं, ठीक है। प्रिंस हैमलेट की प्रेमिका होती है और जबकि गर्टरूड उनकी माँ होती है, डेनमार्क की रानी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। लास्ट फेज ऑफ हिज करियर यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो प्ले है शेक्सपियर का जो उनके लास्ट फेज ऑफ करियर से बिलोंग नहीं करता है। मतलब जो अपने करियर के लास्ट फेज में उन्होंने कौन कौन से प्ले लिखे थे। जैसे कि टेम्पेस्ट को क्या कहा गया है? स्वान स्वांग कहा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर की ये लास्ट प्ले थी। हालांकि इसके बाद भी प्ले आए हैं, बट शेक्सपियर ने अकेले नहीं लिखे हैं, वो कोलैबोरेशन में लिखा गया। लेकिन ये माना जाता है कि शेक्सपियर ने इसको अकेले लिखा है, किसी के सहयोग में नहीं लिखा है। इस वजह से शेक्सपियर का ये लास्ट प्ले माना जाता है। आई थिंक 1610 या 11 के बीच में आया था। स्वान स्वांग कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्ले है जो उनके करियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। तो भाई ये टेम्पेस्ट भी है, इन्होंने लास्ट फेज में ही लिखा था, सबसे लास्ट में। सिम्बलिन, विंटर्स, ये तीनों ही है। ड्रामेटिक रोमांस भी कहा जाता है, बट जो मच अडू अबाउट नथिंग है ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये नहीं है। मच अडू अबाउट नथिंग जो है वो आपका नहीं है, ये लास्ट फेज में बिलोंग नहीं करता है। और मच अडू अबाउट नथिंग आई थिंक ये आया था 1598 या 99 में आया था। ये कॉमेडी है, 5 एक्ट की है और ये क्वार्टो एडिशन में प्रिंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन। तो ये किसने लिखा है? फॉर फियर ऑफ विच, ये जो लाइनें हैं ये किस ऑथर से किसने लिखा है? फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस दाउ इज अनब्रेड, एर यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर्स डेड। गोल्सवर्दी, मिल्टन, शेक्सपियर या फिर वर्ड्सवर्थ बताना है किसने ये लिखा था, ठीक है। फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस दाउ इज अनब्रेड, ये लाइनें तो शेक्सपियर से ही है। ये आपके आया भी है, 2021 का ही क्वेश्चन है ये।
और ये विलियम शेक्सपियर से ही लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं ये विलियम शेक्सपियर से ही रिलेटेड है, इन्होंने ही लिखी है। सोनेट, ये भी याद रखना है कि सोनेट 104 की ये लाइनें हैं, मेंबर ऑफ द फेयर यूथ, ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, ये सोनेट 104 से ली गई है, जिसमें वो सुंदरता और समय के प्रभाव की बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइजेंडर। लाइजेंडर इज अ कैरेक्टर इन, लाइजेंडर जो कैरेक्टर है ये किस में आता है? मिडसमर नाइट ड्रीम, किंग लियर, कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट। देखिए, अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में सबसे जो ज़रूरी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ। इसको पहले, सबसे पहले आप इसको रिवीजन करिए, PYQ को रिवीजन करके उसके बाद आप दूसरे पे जाइए। सबसे पहले या ग्रामर हो, या लिटरेचर हो, या लिटरेरी टर्म्स हो, या फोर राइटर्स हो, सबसे पहले आप PYQ देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे ग्रामर के हो चाहे लिटरेचर के हो। लाइजेंडर इज अ कैरेक्टर इन, तो ये जो कैरेक्टर है ये किस में आता है? तो यहाँ पे मिडसमर नाइट ड्रीम करेक्ट हो जाएगा। लाइजेंडर जो कैरेक्टर है वो मिडसमर नाइट ड्रीम में है। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम का, ठीक है, जो अपनी प्रेमिका हर्मिया के साथ भागने की योजना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम? तो शेक्सपियर के प्लेस के क्लासिफिकेशन में किस कैटेगरी में ये प्ले आता है शेक्सपियर का, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना? ये अर्ली कॉमेडीज में आता है कि मैच्योर में, कि सॉम्बर प्ले में, कि लास्ट प्ले में, ठीक है, किस में आता है बताना है। ओके, कौन से प्ले में आता है? अर्ली कॉमेडीज़, यानी कि उन्होंने अर्ली कॉमेडीज़ में लिखा था कि मैच्योर कॉमेडीज़ में, कि सॉम्बर प्ले, की लास्ट प्ले। लास्ट प्ले तो इनका विंटर्स टेल हो गया, टेम्पेस्ट हो गया, सिम्बलिन हो गया। सॉम्बर प्ले इनका क्या होता है? सॉम्बर मतलब प्रॉब्लम प्ले, ठीक है, ये याद रखना है। ये प्रॉब्लम प्ले कौन कौन सा है? तो आई थिंक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है। सबसे पहले तो इनका ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है, दूसरा मेजर फॉर मेजर है, तीसरा ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा है। तो ये आपके सॉम्बर प्ले में हो जाते हैं, यानी कि प्रॉब्लम प्ले में हो जाते हैं। मैच्योर कॉमेडीज़ में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि एज यू लाइक इट होगा, 12th नाइट हो गया, और मच अडू अबाउट नथिंग हो गया, ये सारे मैच्योर कॉमेडीज़ में आते हैं। अर्ली कॉमेडीज़ में आपके कौन कौन से आते हैं? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हो गया, और ये क्या बोलते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया, मिडसमर नाइट ड्रीम हो गया, ये सारे अर्ली कॉमेडीज़ के हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने वाले हैं कि मैच्योर कॉमेडीज़ कौन सा है, प्रॉब्लम प्ले कॉमेडी कौन सी है, लास्ट प्ले कौन सा है, अर्ली कौन सी है। तो ये ज़रूर यहाँ से ज़रूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टर्स बैट्रिस एंड बेनेडिक अपीयर इन शेक्सपियर प्ले। तो ये जो कैरेक्टर है बैट्रिस एंड बेनेडिक, ये शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होते हैं बताना है। लव स्लेबर लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट। तो किस में होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मच अडू अबाउट नथिंग के ही हैं ये दोनों कैरेक्टर। ये दोनों मतलब ये मेन कैरेक्टर है, और एक और है, इसकी जो हीरोइन है वो हीरो है, ये याद रखना है। इसकी जो हीरोइन है उसका नाम क्या है? हीरो। लीड कैरेक्टर है ये भी, और वो भी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एक मिनट, चलिए ओके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड शेक्सपियर्स अ जोहानस फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो किसने शेक्सपियर को अ जोहानस फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा है बताना है, किसने किया है, ठीक है। जोहानस फैक्टोटम जिसका मतलब होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ओके, मल्टी टैलेंटेड जिसे कहा जाता है। तो बताना है यहाँ पे किसने कहा है। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन। तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। ग्रोट्सवर्थ ऑफ विटे, इनका जो पैम्फलेट है 1592 में आया था, ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट, उसमें इन्होंने ये लाइनें कही है, जोहानस फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ठीक है। शेक्सपियर को कहा है, उसमें उन्होंने अपस्टार्ट क्रो भी कहा है, ये भी याद रखना है। और टाइगर्स हार्ट वाला, ये तीनों याद रखना, टाइगर्स हार्ट वाला भी उन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स टू विट टू वू अ मेरी नोट्स वाइल ग्रेसिंग जॉन डॉथ नील द पॉट। तो ये बताना है ये किस ऑथर की लाइनें हैं, मतलब किस ऑथर ने ये लाइनें लिखी हैं। ये थोड़ा टफ हो गया था, है ना।
अगर आपने 2021 में दिया होगा क्वेश्चन तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा था कि कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। तो ये शेक्सपियर से ही रिलेटेड है ये लाइनें, ठीक है, याद रखना है, ये शेक्सपियर से ही रिलेटेड लाइनें हैं। और शेक्सपियर जहाँ से लिए गए हैं उनका जो प्ले है लव्स लेबर लॉस्ट की एंडिंग लाइनें हैं, याद रखना है, ये लव्स लेबर लॉस्ट की एंडिंग लाइनें हैं, ठीक है, लव्स लेबर्स लॉस्ट की। ओके, तो हैज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर फ्रॉम द वेरी एंड ऑफ हिज प्ले लव्स लेबर लॉस्ट, एक्ट 5 सीन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मैल्कम इन मैकबेथ इज डंकन्स, तो मैकबेथ में जो मैल्कम है वो कौन है, मतलब डंकन का सेकंड बेटा है कि भाई है कि दोस्त है कि बड़ा बेटा है। तो डंकन के तो 2 ही बेटे होते हैं, एक मैल्कम होता है, एक डोनल बेन होता है, एक डोनल बेन होता है। तो इसमें बताना है कि ये सेकंड बेटा है या एल्डेस्ट सन है, ये बताना है, ठीक है, बताना है यहाँ पे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, एल्डेस्ट सन है। और डोनल बेन क्या होता है, सेकंड सन होता है, यानी कि छोटा होता है, और ये एल्डेस्ट सन होता है, बाद में ये प्ले के एंड में ये राजा बनता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट अ ट्रेजिडी, इसमें बताना है कि कौन सा प्ले ऐसा है जो ट्रेजिडी नहीं है। हैमलेट, टेम्पेस्ट, ओथेलो या मैकबेथ, कौन सा ऐसा प्ले है जो ट्रेजिडी नहीं है। तो हैमलेट तो ट्रेजिडी है, ओथेलो भी है, और ये तो 4 ग्रेट ट्रेजिडी का तीनों है। यहाँ पे अगर कोई ट्रेजिडी नहीं है तो टेम्पेस्ट नहीं है, टेम्पेस्ट नहीं है, इसे ना कहीं कहीं ट्रेजिक कॉमेडी में रखा गया है, ठीक है, और कहीं कहीं इसे ड्रामेटिक रोमांस माना जाता है। तो ड्रामेटिक रोमांस में ही आता है ये ज़्यादातर, तो ये याद रखना है, टेम्पेस्ट, ठीक है, टेम्पेस्ट ही है आपका, जो आई थिंक 1610 या 11 के बीच में आया था। और ये ट्रेजिडी नहीं है, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी भी माना जाता है, ड्रामेटिक रोमांस में आता है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, एक रोमांस और कॉमेडी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आएंगे। इन विलियम शेक्सपियर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री टू बिफोर ही मे चूज फ्रॉम अमंग द कास्केट इन ऑर्डर टू मैरी पोर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया जरा कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में मोरक्को के राजकुमार को किस शर्त पर सहमत होना होगा, किस कंडीशन पर प्रिंस ऑफ मोरक्को को सहमत होना होगा, तभी वो सभी कास्केट में से किसी एक को चुन सकता है ताकि वह उससे विवाह कर सके। तो कौन सा कंडीशन रहता है, जैसे कि पोर्शिया के पिता ने एक शर्त रखी थी, तो पोर्शिया के पिता के द्वारा तय की गई जो शर्त है, शर्त के अनुसार कि ये था कि अगर कोई गलत कास्केट चुनता है तो कोई भी व्यक्ति फिर शादी नहीं कर सकता है। तो यही कंडीशन रखी गई थी प्रिंस ऑफ मोरक्को के सामने भी, तो ये कंडीशन इसने मंजूर कर ली थी। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि वो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दैट इफ़ ही चूजेज रॉन्ग, कि यदि वो गलत चुनाव करता है तो अपनी ही विल गिव ऑल हिज वेल्थ टू पोर्शिया एंड लिव फॉर एवर, कि अपनी सारी संपत्ति वो पोर्शिया को दे देगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। दैट इफ़ ही चूजेज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी, कि अगर वो गलत चुनाव करता है, गलत कास्केट को चुनता है तो वो फिर कभी शादी नहीं करेगा। तो यही राइट आंसर हो जाता है आपका। कंडीशन भी यही थी पोर्शिया के पिता द्वारा तय की गई शर्त के अनुसार कि गलत कास्केट चुनने पर कोई भी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि दैट इफ ही चूजेज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, प्रिंस ऑफ मोरक्को कौन सा कास्केट चूज करता है, कौन सा ये कास्केट चूज करता है, तो गोल्ड वाला करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोल्ड वाला करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following characters has spoken the famous line to be or not to be, that is the question। तो इसमें से कौन सा वो कैरेक्टर है जिसने ये लाइनें बोली हैं, किंग लीयर, ओथेलो, प्रॉस्पेरो या हैमलेट, किसने बोला है ये लाइनें, टू बी और नॉट टू बी, मतलब ये हैमलेट का ही लाइनें हैं, हैमलेट की ही सोलिलो की है
जिसमें वो जीवन और मृत्यु के महत्व पर विचार करता है, टू बी और नॉट टू बी, मरा जाए या जिंदा रहा जाए। इमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो, तो ओथेलो में जो इमिलिया है वो कौन है? वाइफ ऑफ रॉड्रिगो, कैशियो, यागो या ओथेलो, किसकी ये वाइफ रहती है? इमिलिया जो है वो किसकी वाइफ रहती है? ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इमिलिया जो होती है वो वाइफ ऑफ यागो की पत्नी रहती है ये। अच्छा, ओथेलो का फुल टाइटल क्या हो जाएगा? तो फुल टाइटल इसका यही है, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। तो टाइटल भी आपने याद रखना है, मूर ऑफ वेनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज वॉज प्रिंटेड इन, तो शेक्सपियर के प्लेस का जो फर्स्ट फोलियो हो वो कब प्रिंट हुआ था? 16 में, 23, 60 या 15 में। तो कितने में हुआ था? तो जो फर्स्ट फोलियो एडिशन आया था वो आपका कब आया था? 1623 में आया था। सेकेंड फोलियो कब आया था? 1632 में आया था। थर्ड फोलियो 1663 में, और फोर्थ फोलियो 1685 में आया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1623 में आ जाएगा। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का जब ये पब्लिश हुआ था तो उस पर टाइटल जो था मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, ये कलेक्शन ऑफ द प्लेस था बाय शेक्सपियर। ठीक है, जिसमें 36 प्लेस कंटेन थे। ओके, विच प्ले बाय शेक्सपियर डिस्क्राइब जेलेसी एज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, तो यहाँ पे बताना है शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है। ठीक है, शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है बताना है। शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो जेलेसी को डिस्क्राइब करता है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर के रूप में? तो यहाँ पे किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो या मैकबेथ। तो यहाँ पे आपका ओथेलो करेक्ट हो जाएगा। यस, ओथेलो में ही ईर्ष्या को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा जाता है, जो अंततः क्या होता है? ओथेलो को विनाश की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक्ट थर्ड, सीन थर्ड में क्या होता है इस प्ले में? ओथेलो, इसमें यागो क्या करता है? वो ओथेलो को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और ये कहता है कि जो उसकी वाइफ डेस्डेमोना है उसका अफेयर किसके साथ है? कैसियस के साथ है। तो वहाँ पे ये लाइनें आती हैं, ओ बी वेयर माई लॉर्ड। ठीक है, याद रखना इसको, माई लॉर्ड ऑफ जेलेसी, वहाँ पे ये लाइनें आती हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है, इट इज़ अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डॉथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन, ये लाइनें रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दिस सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स 12th नाइट इज, तो 12th नाइट की सब टाइटल क्या है? 12th नाइट का सब टाइटल क्या है? एज यू विल या वॉट यू विल, एज यू विश बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12th नाइट का जो सब टाइटल है वो वॉट यू विल है। ठीक है, वॉट यू विल है। ये एक कॉमेडी है 5 एक्ट की, जो 1600 या 02 के बीच में लिखी गई है। विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन द प्ले हैमलेट, इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो हैमलेट का नहीं है? कौन सा कैरेक्टर है जो हैमलेट का नहीं है? होरेशियो तो है, गर्ट्रूड भी है, ओलिविया एक मिनट, ओफिलिया भी है, बट ओलिविया नहीं है। ओलिविया किसकी है? 12th नाइट की है, तो ये याद रखना है, 12th नाइट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन हर एस्से व्हाट इफ शेक्सपियर हैड सिस्टर, वर्जीनिया वुल्फ गेव नेम द शेक्सपियर्स हिपोथेटिकल सिस्टर, व्हाट वाज इट? इसका बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अपनी एस्से में व्हाट इफ शेक्सपियर हैड सिस्टर, इसमें वर्जीनिया वुल्फ ने एक शेक्सपियर की हिपोथेटिकल सिस्टर का नाम दिया है, उस सिस्टर का नाम बताना है। इसमें उन्होंने शेक्सपियर की बहन को, एक फिक्शनल शेक्सपियर की बहन को इसमें इंक्लूड किया है और नाम दिया, एक हिपोथेटिकल सिस्टर का नाम उन्होंने दिया है, उस बहन का नाम बताना है। जेन, मैरी, जूडिथ या एलिजाबेथ, यहाँ पे बताना है। ओके, तो ये इनका एस्से था व्हाट इफ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ ने शेक्सपियर के हिपोथेटिकल सिस्टर का नाम जो दिया था वो जूडिथ दिया था, जूडिथ। ठीक है, याद रखना है, जूडिथ दिया था। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है। और इन्होंने अपने इनका एक बुक है अ रूम ऑफ ओन्स ओन, सॉरी, अ रूम ऑफ
वंस ओन, ये इनकी बुक है। इसमें भी इन्होंने शेक्सपियर की सिस्टर को सेम ही इसी में लिया है और इसी में उन्होंने शेक्सपियर के काल्पनिक बहन जूडिथ का नाम दिया है और इसमें इन्होंने महिलाओं के समान अवसरों की कमी पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाई डिड द घोस्ट इन शेक्सपियर्स हैमलेट डिसअपीयर व्हेन होरेशियो आस्क्ड द घोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट। तो इसका बताना है क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हैमलेट में, शेक्सपियर के हैमलेट में जो घोस्ट है वो डिसअपीयर क्यों हो जाता है जब होरेशियो घोस्ट के बारे में या उसके सीक्रेट के बारे में रिवील करना चाहता है। जो होरेशियो घोस्ट से पूछता है उसके सीक्रेट को रिवील करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है, कॉक क्राउड एंड सिग्नल दैट इट इज़ मॉर्निंग, घोस्ट डिसअपीयर्ड व्हेन इट हियर्ड अ डॉग्स बार्क। तो यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कॉक क्राउड एंड सिग्नल दैट इट इज़ मॉर्निंग, मतलब प्ले में ये माना जाता है कि जो घोस्ट है वो सुबह होने पर गायब हो जाते हैं और कॉक है, कॉक की बाक से ये संकेत मिलता है कि दिन आ गया है, सुबह हो गई है। जैसे मुर्गा बोलता है ना सुबह के समय, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि अरे 12 बज जाएगा, 12 बजे से उसके बाद 2 या 3 बजे तक भूत रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती है तो भूत गायब हो जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी था कि जैसे ही वो घोस्ट से पूछने वाला था, लेकिन उस समय क्या होता है कि कॉक की आवाज़ आती है, मुर्गा बोलता है और ये सिग्नल हो जाता है कि सुबह हो गई है और ये भूत का समय नहीं है, भूत गायब हो जाता है। तो ऐसा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, Oh, what a noble mind is here overthrown. The courtiers, soldiers, scholars' eye, tongue showed. Who is the noble mind referred in the above lines from Shakespeare Hamlet? तो यहाँ पे noble mind किसे रेफर किया जा रहा है इस लाइन में? शेक्सपियर के हैमलेट में noble mind किसे रेफर किया जा रहा है, यहाँ पे बताना है किसे रेफर किया जा रहा है, ठीक है। ये आपके DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। Oh, what a noble mind is here overthrown. The courtiers, soldiers, scholars, eye, tongue, showed. यहाँ पे noble mind किससे रेफर किया जा रहा है इस लाइन में? शेक्सपियर के हैमलेट की ही लाइनें हैं, बट किसे रेफर किया जा रहा है? तो ये जो लाइनें हैं ना शेक्सपियर के हैमलेट, नोबल माइंड इज रेफर टू हैमलेट, हैमलेट को ही रेफर किया जा रहा है नोबल माइंड, ठीक है, याद रखना है। ओके, ये याद रखना। और ऐसा कहा जाता है कि ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज़ हेयर ओवरथ्रोन, ये जो लाइनें हैं ये ओफिलिया द्वारा कही जाती है, जो हैमलेट के मानसिक और भावनात्मक पतन पर शोक व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वेयर वॉज हैमलेट व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ। कहाँ रहता है हैमलेट जब उसे अपने फादर के डेथ के बारे में पता चलता है? लंदन, इंडिया, जर्मनी या इटली, कहाँ रहता है उस समय? तो हैमलेट उस समय जर्मनी के विटनबर्ग में पढ़ाई कर रहा होता है जब उसे अपने पिता की डेथ की खबर मिलती है। तो ये याद रखना है, जर्मनी के विटनबर्ग में, ठीक है, जर्मनी के विटनबर्ग में, वहाँ पे ये रहता है, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट। एट वॉट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एनी हैथवे? किस एज में शेक्सपियर एनी हैथवे से शादी करते हैं? उस समय शेक्सपियर की एज कितनी रहती है? 14, 24, 28, 16, ठीक है। एक मिनट, क्या पूछा जा रहा है? एट वॉट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एनी हैथवे? सही तो है। शेक्सपियर की जो शादी होती है वो किस एज में वो एनी हैथवे से शादी करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया, इसको 18 बना दे रही हूँ मैं, 18। अब बताना है यहाँ पे, तो 18 ईयर्स ओल्ड रहते हैं, 18 साल के ही रहते हैं। शेक्सपियर की उम्र 18 वर्ष होती है, जबकि जो एनी हैथवे की उम्र रहती है वो 26 ईयर्स ओल्ड रहती हैं जब शादी होती है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर वर्क्स हैड अ पोएम हैज़ प्रीफेस बाई। इसका बताना है कि शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो है, वर्क है, उसमें एक पोएम होती है जो प्रीफेस के रूप में होता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? शेक्सपियर, हेमिंग्स, बेन जॉनसन, जॉन हॉल। तो फर्स्ट फोलियो में एक पोएम होती है जो प्रीफेस के तौर पे होती है। तो वो प्रीफेस लिखता कौन है, ये याद बताना है। ओके, ये आपके छत्तीसगढ़ में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेकिन अच्छा है। ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। देखिए, बेन जॉनसन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बेन जॉनसन, ठीक है। बेन जॉनसन, टू द मेमोरी, इनका है ना ये वर्क, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर।
इसके टाइटल की एक कविता लिखी गई थी जो फर्स्ट फोलियो में थी, बेन जॉनसन ने लिखा था। नेक्स्ट वन है, तो बेन जॉनसन ने टू द मेमोरी ऑफ माई बिलेवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर के जो टाइटल से एक कविता लिखी थी जो उन्होंने फर्स्ट फोलियो का ही इंट्रोडक्शन था, परिचय था। 14 ब्रास इन हैमलेट इज, हैमलेट में जो 14 ब्रास है वो कौन है बताना है यहाँ पे। तो डेनमार्क का राजकुमार है, नॉर्वे का, होलैंड का या पुर्तगाल का। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। 14 ब्रास नॉर्वे का राजकुमार है और हैमलेट के समान परिस्थितियों में वो भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देयर इज़ नथिंग इधर गुड और बैड बट दैट मेक्स इट, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता लेकिन हमारी सोच ही इसे क्या करती है, अच्छा बुरा बनाती है। टेलिंग, सेइंग, इमेजिन, थिंकिंग हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि देयर इज़ नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। और ये लाइनें कहता कौन है, तो स्पोकन बाय हैमलेट, ठीक है। हैमलेट ही ये लाइनें कहता है एक्ट सेकंड सीन सेकंड में, ठीक है, जो ये दर्शाती है कि चीज़ें स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती बल्कि हमारा विचार उन्हें वैसा बनाता है। कोई भी चीज़ें अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा विचार ही उसे अच्छा और बुरा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ओके। हु इज ट्रिंक्यूलो इन द प्ले द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में जो ट्रिंक्यूलो है वो कौन है, ठीक है, ओके। ट्रिंक्यूलो जो है वो टेम्पेस्ट में जो ट्रिंक्यूलो वो कौन है, किंग्स बटलर, जेस्टर, स्लेव या ब्रदर। तो ट्रिंक्यूलो कौन है, वो किंग का जेस्टर है ना, किंग जेस्टर है। टेम्पेस्ट में ट्रिंक्यूलो एक विदूषक है जो हास और व्यंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका, हु सेज, कौन कहता है गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन्स इन हैमलेट, कौन कहता है, प्रोस्पेरो, कैलिबन, फर्डिनेंड, मिरांडा। मतलब कौन कहता है कि ये माँ के संदर्भ में कहा जाता है कि जब वो अपने भाई के दुष्कर्मों पर विचार करती है, मतलब अपने चाचा के, तो यहाँ पे मिरांडा कहती है। मिरांडा अपने फादर और अपने चाचा के बीच कंपैरिजन करती है कि एक तरफ मेरे फादर हैं और एक तरफ मेरे चाचा हैं, दोनों ही एक माँ से जन्म लिए हैं लेकिन एक अच्छी कोख में बुरे बेटे भी पैदा होते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कॉन्सेंट, इसका बताना है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले शेक्सपियर बाय जनरल कॉन्सेंट, तो फर्स्ट प्ले कौन सा है शेक्सपियर का ये पूछा जा रहा है, किसे माना जाता है फर्स्ट प्ले, ओके। रोमियो जूलियट, हेनरी VI पार्ट 1, 2, जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव्स लेबर लॉस्ट। तो कौन सा वो फर्स्ट प्ले है जनरल कॉन्सेंट के द्वारा शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले माना जाता है, तो हेनरी VI पार्ट 1 है। हिस्टोरिकल प्ले जो इनका है जिसमें हेनरी VI पार्ट 1 है, ये इनका फर्स्ट प्ले माना जाता है, ठीक है। हेनरी VI पार्ट 1 को आमतौर पर शेक्सपियर का पहला प्ले माना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। तो मैकबेथ का जो ट्रेजिक फ्लॉ है, जो मैकबेथ में जो कैरेक्टर है मैकबेथ, उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, उसका दोष क्या है, सबसे बड़ा दोष क्या होता है मैकबेथ का। ओवर थिंकिंग है कि इंसैनिटी है कि इनएक्शन है कि ओवर एम्बिशन है, बहुत एम्बिशियस रहता है ना वो। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। मैकबेथ का सबसे बड़ा दोष है जो उसकी अतृप्त महत्वाकांक्षा है, जो कभी ना मतलब तृप्त हो जाता है ना, एक बुझने वाली, एक कभी ना बुझने वाली महत्वाकांक्षा है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, जिसने उसे हत्या और ट्रेजेडी की ओर धकेला, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी ट्रेजिक फ्लॉ थी, दोस्त था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलिटा अपीयर। तो किस प्ले में हिप्पोलिटा अपीयर होती हैं, मेजर फॉर मेजर, टेमिंग ऑफ द श्रू, मिडसमर नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट, किस प्ले में होती हैं, तो बताना है हिप्पोलिटा। तो हिप्पोलिटा जो है वो किस प्ले में होती है, मिडसमर नाइट ड्रीम। ये जो शुरू होता है प्ले, ये इस हिप्पोलिटा और थीसियस की इंगेजमेंट से ही शुरू होती है कहानी, ठीक है, यहीं से ये शुरू होती है। हिप्पोलिटा कौन रहती है, अमेज़न की क्वीन होती हैं, ठीक है। और ये चीज़ और बताना चाहूँगी कि हिप्पोलिटा ये जो कैरेक्टर है एक जगह और अपीयर होती हैं, हिप्पोलिटा एक जगह और अपीयर होती हैं, द टू नोबल किंग्समैन में भी, ठीक है। शेक्सपियर में होता है ना कि जैसे एंटनी नाम के कितने कैरेक्टर हैं शेक्सपियर के प्ले में, उसी तरह एक हिप्पोलिटा तो मिडसमर नाइट ड्रीम में आती है जो अमेज़न की क्वीन कहलाती हैं। दूसरा टू नोबल किंग्समैन, टू नोबल किंग्समैन इसमें आती है। एक प्ले है को रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर, ये कोलैबोरेशन में लिखा गया है शेक्सपियर और फ्लेचर का, इसमें भी आती है, अपीयर होती है हिप्पोलिटा।
तो याद रखना है, ठीक है। मंगेतर रहती है ना थीसियस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा, इसमें मंगेतर रहती है मिडसमर नाइट ड्रीम में। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली, ये जो वर्ड्स है ये कहाँ पे अकर होते हैं? हैमलेट, किंग लीयर, एज यू लाइक इट, 12th नाइट, ठीक है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली, तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? जैसे कि आपका ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो काइंड, ये सब लाइनें हैं ना, उसी के अंदर ये लाइनें पाई जाती हैं। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड में ये लाइनें नीचे आती है एकदम, तो बताना है कि कहाँ पे आती है। एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट में ये लाइनें आती हैं, याद रखना है। और कहता कौन है? एमिन्स गाता है ना, एक्ट सेकेंड सीन 7 में एमिन्स गाता है। जैसे कि वही लाइनें हैं ब्लो ब्लो द विंटर विंड में, वो नीचे की लाइनें हैं, ये भी याद रखिएगा कि एमिन्स ही गाता है, ओके, एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, इसमें से कौन सा शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? ओके, बताना है कौन सा शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। टाइटस एंड्रोनिकस तो है उनका वर्क, पेरिकल्स भी है, लव्स टाइम थ्रू कैलिपोलिस, अ लवर्स कंप्लेंट, तो कौन सा शेक्सपियर का वर्क नहीं है? सी करेक्ट हो जाएगा, ये शेक्सपियर का वर्क नहीं है। लव टाइम थ्रू कैलिपोलिस ये नहीं है, ये एक मास्क है जो एक स्टुअर्ट कोर्ट में परफॉर्म किया गया था ड्यूरिंग रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के दौरान, ठीक है। और ये जो वर्क है ना, ये वर्क किसका है? बेन जॉनसन का है। और ये एक मास्क है, ये भी याद रखना है। बेन जॉनसन वैसे इंपॉर्टेंट है, ये एक मास्क है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको, तो ये जो शेक्सपियर का कैरेक्टर है ये शेक्सपियर के किस प्ले का है? किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट या मैकबेथ, कहाँ से है ये? तो भाई ये मैकबेथ का ही कैरेक्टर है, ठीक है। मैकबेथ का ही साथी होता है जिसका मर्डर वो क्या करता है? अपने ही बेनिफिट्स के लिए कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बिगिंस विद द लाइन, तो कौन सा प्ले है जो इस लाइन से शुरू होता है? म्यूजिक बी फूड ऑफ लव प्ले ऑन, इसका बताना है। टेम्पेस्ट, 12th नाइट, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट, तो कौन सा प्ले है? तो यहाँ पे जो लाइनें हैं ये ड्यूक ऑर्सिनो कहता है ना, ड्यूक ऑर्सिनो, स्पोकन बाय ड्यूक ऑर्सिनो, 12th नाइट की ही लाइन है और ये शुरू होती है ये लाइनें। पहले ही सीन में ड्यूक ऑर्सिनो ये लाइनें कहता है, ये प्रेम की गहनता और उसकी आपत्ति के दर्द को दर्शाता है, ठीक है, इसलिए वो लाइनें कहता है म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी मैंने 50 क्वेश्चन रखे थे और मैं चाहती हूँ कम से कम समय में आपका रिवीजन हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे कि हम 1 घंटा 2 घंटे क्लास ले लें, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है बस। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन इज़ अ फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले, ये एक फेमस लाइन है, किस प्ले की है? किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ या एज यू लाइक इट। तो ये जो लाइनें हैं ये हैमलेट की ही लाइनें हैं और स्पोकन बाय हैमलेट, हैमलेट ही कहता है, अपने आप से ही कहता है, किसी के सामने नहीं कहता है। और ये अपनी माँ को कहीं ना कहीं मतलब अपनी माँ के बारे में ही कहता है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो गर्ट्रूड जो है वो जल्दबाजी में क्या करती हैं? दोबारा शादी कर लेती हैं और इसी वजह से वो निंदा करता है, निंदा करते हुए ये बात कहता है कि महिलाओं की कमजोरी के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रीफर्ड शेक्सपियर कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज, तो इसका बताना है कि क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज, मतलब निम्नलिखित में से कौन से वो क्रिटिक हैं जिन्होंने प्रीफर किया है शेक्सपियर्स की कॉमेडीज से लेके उनकी ट्रेजेडीज तक? डॉक्टर जॉनसन, एडिशन, ड्राइड एंड पॉप, कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर जॉनसन ही है। डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के हास्य रचनाओं को उनके दुखांत नाटकों से अधिक सराहा है, ठीक है। यानी कि जो उनकी तो डॉक्टर जॉनसन ने क्या किया है, जो कॉमेडीज है, कॉमेडीज़ को उन्होंने क्या किया है? अधिक सराहा है बजाय ट्रेजेडी के, ठीक है, रेफर ज़्यादा किया है कॉमेडीज़ को बजाय ट्रेजेडीज़ के। उन्होंने उनकी कॉमेडी को वास्तविक जीवन को करीब माना है, उनकी कॉमेडीज़ जो है वो एक रियल लाइफ से जोड़ा है उन्होंने, तो ये डॉक्टर जॉनसन का हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन विच शेक्सपियरियन प्ले इन ओडिपस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे बताना है कि शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट होता है। ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ। तो यहाँ पे भी राइट आंसर आपका हैमलेट ही हो जाएगा। हैमलेट में ही ये फ्रायड के अनुसार हैमलेट के अपने पिता की हत्या और माँ गटरूड के प्रति अशाक्ति में ओडिपस कॉम्प्लेक्स के तत्व एलिमेंट्स दिखाई देते हैं हैमलेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज़ नॉट अ फूल इन शेक्सपियर प्लेस। इसमें बताना है कि कौन सा फूल शेक्सपियर के प्लेस से नहीं है। ठीक है, जैक्स, एज यू लाइक इट, यहाँ पे फूल की बात हो रही है। ठीक है, अदर कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है। तो ट्रिंक्यूलो में टेम्पेस्ट है, बिल्कुल ये फूल है। ग्रेव डिगर, हैमलेट, टच स्टोन, एज यू लाइक इट, फेस्टे, 12th नाइट, ये सभी विदूषक का काम करते हैं, यानी कि एक फूल का काम कर रहे हैं, जिस्टर का। लेकिन इसमें जो जैक्स है वो नहीं है, ये एक मेलनकली कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेलनकली, ये कोई जिस्टर नहीं है, कोई फूल नहीं है। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेन कैरेक्टर है शेक्सपियर के। मेलनकली जैक्स, एज यू लाइक इट का है, मेलनकली जैक्स के नाम से जाना जाता है। ये कोई फूल नहीं, इज़ नॉट अ फूल, अ फेथफुल लॉर्ड टू ड्यूक सीनियर। ठीक है, तो ये थे। इसमें भी मैंने 50 क्वेश्चन रखे हैं। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कितना आपने स्कोर किया ये भी बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे ही क्वेश्चन हमने करा है। अभी और भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि और किस पे वीडियो बनानी है, किस पे आपको रिवीजन करना है, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी कि मैंने 2500 प्लस क्वेश्चन मैंने 4 राइटर पे बनाए हैं। 4 राइटर जो आपके, जिसमें विलियम शेक्सपियर, 4 राइटर आपके, जिसमें स्पेशली टीजीटी के लिए विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गोल्सवर्दी, इन पे मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बनाए हैं। इवन आपको सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, चाहे वो प्लेस से लेके एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, लेकिन MCQs फॉर्म में है। वो आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, 199 जिसकी कॉस्ट रखी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो PDF लेने के लिए, तो बिल्कुल मुझे आप संपर्क करेंगे। नंबर है आपका व्हाट्सअप नंबर, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करेंगे। जो थंबनेल में व्हाट्सअप नंबर दिखेगा उसी पे आप संपर्क कर सकते हैं, वो PDF अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, उसमें 4 राइटर को मैंने सिर्फ कवर किया है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।